हेलो मेरा आरंभ बैच के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम के चैप्टर को फाइनली ख़त्म कर लिया था। एंड नाउ हम लोग हमारे टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। एंड उसमें आप लोगों को पूछा जाने वाला है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो चलिए आज के लेक्चर से शुरू करते हैं स्टडी करना हम लोग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और किस प्रकार एक मॉलिक्यूल बनता है और उस मॉलिक्यूल का क्या शेप होता है, क्या बॉन्ड एंगल होता है, सारी डिटेल डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। अभी तक आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर पढ़ा होगा और स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के चैप्टर के अंदर आप लोगों ने सिर्फ इस एटम को समझा, लेकिन आप लोगों ने कभी भी ये नहीं देखा कि एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है। सो बेसिकली आज इस चैप्टर में हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही देखेंगे दैट हाउ एटम्स कंबाइन, how a molecule is formed, what are the force या what are the forces behind the molecule फॉर्मेशंस। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली इन सवालों के बारे में बात करने वाले कि भाई एक एटम कैसे कंबाइन करता है, कैसे एक मॉलिक्यूल बनता है और कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है केमिकल बॉन्डिंग के पीछे। तो गाइस बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे कि ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, फिर तुम्हारा लुईस कॉसेल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, ढेर सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग नाम के वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं। सो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर the formation of a molecule, एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उस फोर्स को केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। दिस फोर्स होल्ड्स द एटम्स or ions together to form a stable molecule। मतलब या तो एटम्स को या तो मॉलिक्यूल्स को ये होल्ड करके रखता है, ये पकड़ के रखता है, ये दबा के रखता है ताकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सके। क्या ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? अब सर आपने एटम्स और आयंस क्यों इस्तेमाल करा? ये धीरे धीरे जब हमारा चैप्टर आगे बढ़ता चलेगा हम इस चीज के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। तो गाइस सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या आपको क्लियर हो गया? भाई हम ये देखने वाले हैं कि कैसे दो या दो से ज्यादा एटम जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैसे दो या दो से ज्यादा आयंस जुड़कर एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बनाते हैं। जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो इनका शेप क्या होता होगा, इनका एंगल क्या होता होगा, इनकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती होगी, क्यों एक एटम रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बनाता है, क्यों दुनिया में मौजूद नोबल गैसेस मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं करते, ऐसे कई सवाल हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको एक बेसिक सी बात बता दूं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। मेरे प्यारे बच्चों,
क्या आप लोग मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं? व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ एटम्स. व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ एटम्स. अच्छा, मॉलिक्यूल्स के टाइप क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो देखो, मॉलिक्यूल आपको 4 टाइप के देखने को मिलेंगे. पहले होते हैं होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. दूसरे होते हैं होमो न्यूक्लियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तीसरे होते हैं हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. एंड चौथा होता है हेटेरो न्यूक्लियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो आपके पास में टोटल 4 तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं. नाउ गाइस, होमो का मतलब होता है 2 एंड न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस. यानी बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि नहीं, होमो मतलब 2 नहीं, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, होमो मतलब सेम, आई एम सॉरी, होमो मतलब सेम न्यूक्लियर, मतलब कि जो न्यूक्लियस होंगे वो सेम टाइप के होंगे. अब बेटा, न्यूक्लियस सेम टाइप होने का मतलब क्या होता है? सर, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं. अगर 2 अलग अलग एटम हैं और उन दोनों अलग अलग एटम के न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब वो सेम एटम है. तो सीधी सी भाषा में होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है सेम एटम, सेम टाइप ऑफ एटम. एंड कितने एटम? डाई एटॉमिक. डाई मतलब 2 एटम, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बना है एंड दोनों एटम सेम है. जैसे कि तुम्हारा H2, जैसे तुम्हारा N2, जैसे तुम्हारा O2, तुम्हारा Cl2, तुम्हारा F2, तुम्हारा Br2, तुम्हारा I2. ये सारे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं. आई मीन ये सारे मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हैं और एटम का नंबर भी 2 है. नाउ होमोन्यूक्लियर, यानी अगेन एटम विल बी सेम. होमोन्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियस मतलब सेम एटम. एंड पॉली का मतलब होता है मैनी. मैनी मतलब 2 से ज्यादा. मैनी का मतलब 2 से ज्यादा. जैसे O3, अब यहां पर ये मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम है. 3 एटम मतलब पॉली एटॉमिक, लेकिन तीनों एटम किसके? ऑक्सीजन के, मतलब सेम एटम. तो होमोन्यूक्लियर पॉली एटॉमिक. O3, S4, S6, S8, P4, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के. नाउ हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक की तरफ चले तो हेटेरो का मतलब अब आप सभी लोग जानते हैं, डिफरेंट. एंड न्यूक्लियर मतलब एटम, डिफरेंट एटम. और डायटॉमिक मतलब इसके अंदर 2 एटम्स होंगे, लेकिन दोनों एटम अलग अलग होंगे. जैसे कौन कौन? HCl, KCl, HI, HF, HBr, ये सब तुम्हारे होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए. अब होमोन्यूक्लियर मतलब डिफरेंट न्यूक्लियस, यानी एटम डिफरेंट होंगे. एंड पॉली मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए. इसमें दुनिया भर के भर दो. जैसे तुम्हारा वाटर, देखो 2 अलग अलग एटम है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, और एटम का नंबर भी 3 है. फिर उसके बाद तुम्हारा ग्लूकोज C6H12O6, तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तुम्हारा HNO3, ये सब तुम्हारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये मॉलिक्यूल्स हैं. अब हम लोगों को मॉलिक्यूल्स का टाइप समझ में आ गया, मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से सबसे पहली थ्योरी मार्केट में आई 1916 के आसपास की बात है. 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लुइस, एक का नाम था कॉसेल. दोनों ने ये अलग अलग थ्योरीज प्रपोज की थी. ये दोनों थ्योरीज अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्त पर दी थी. लेकिन मान के चलो, अगर एक ने 6 महीने पहले दी, दूसरे ने 6 महीने बाद दी, दोनों की थ्योरीज सेम टाइम पर आई थी, एक साथ आई थी. थोड़ा सा फर्क था, लेकिन दोनों की थ्योरीज का जो मेजर कॉन्सेप्ट था
वो सेम था, तो वो क्या था मेजर कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी स्टडी इसके बाद। तो जल्दी से इसको नोट कर लो ताकि मैं आप लोगों को लुईस कॉसेल थ्योरी समझा सकूं। नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। चलिए, तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों तुम लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। डन। चलिए, सो गाइस अब हम लोग हमारे इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहला जो मैं आप लोगों के साथ में पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं दैट इज लुईस एंड कॉसेल कॉसेल फ्रॉम द अंदर से पता नहीं क्या। सो लुईस कॉसेल थ्योरी या कॉसेल लुईस थ्योरी, व्हाटसोएवर यू वांट टू से। आप लोग हेडिंग डालेंगे लुईस कॉसेल, लुईस KOSSEL, लुईस कॉसेल थियरी, लुईस कॉसेल थियरी। नाउ व्हाट बेसिकली लुईस कॉसेल थ्योरी क्या कहती है? तो गाइस ये मान के चलो ये सबसे अर्लियर अटेम्प्ट था। ये एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है और मॉलिक्यूल क्यों बनता है उस चीज को समझाने में दुनिया का केमिस्ट्री का सबसे पहला अटेम्प्ट था। और ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1916 में टू साइंटिस्ट, वन इज लुईस एंड अनदर वन इज कॉसेल, independently gave octet rule, now guys मैंने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने एक चीज आपके सामने लिखी। पहले तो इसको ऑक्टेट को ऑक्टेट कर लो, TET। और दूसरी बात मैंने लिखी कि 1916 में दो साइंटिस्ट लुईस और कॉसेल ने इंडिपेंडेंटली काम करा। मतलब कि बहुत सारे बच्चे सोचते कि इन दोनों ने मिलकर काम करा, नहीं, इन दोनों का काम अलग अलग था। इन दोनों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग लेबोरेटरी में काम करा, लेकिन स्ट्राइकिंगली दोनों का काम सेम था, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लुईस अंकल की बात करना चालू करेंगे कि लुईस अंकल ने क्या कहा या लुईस थ्योरी क्या कहती है। तो सबसे पहले हम लोग लुईस थ्योरी या लुईस के पोस्टुलेट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लुईस के पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नाउ लुईस ने बिल्कुल सीधा सा एक हिसाब हमें बताया। लुईस ने बोला कि एवरी एटम have a positively charged kernel, and have valence shell electrons। सर इस पॉइंट का मतलब समझाओ। लुईस ने एक बात बोली कि मान लो तुम्हारे पास में एक एटम है, आपके पास में इमेजिन करो आपके पास में एक एटम है। मैं किसका एटम इमेजिन करूं? सोडियम का। तो लुईस ने बोला कि जो सोडियम का एटम होगा, उस सोडियम के एटम को जब कभी भी किसी के साथ में मॉलिक्यूल बनाना होगा तब दो चीजें काम करेगी। पहला काम करेगा कर्नल। पहला क्या काम करेगा? कर्नल, KERNEL, कर्नल। कर्नल इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट का कर्नल बना रहे हो ये उसके सिंबल से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का कर्नल बनाओगे तो एक गोला बनाकर आप कर्नल लिख दोगे। अब कर्नल का एक्चुअल मतलब क्या होता है? सो बेसिकली कर्नल का मतलब होता है ऑल द इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड योर न्यूक्लियस। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या बोला मैंने? जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो ये पूरे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, ये सारे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, एंड ये तुम्हारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। समझ गए बात को? समझ गए? यस और नो?
तो कर्नल का मतलब होता है एक तो आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा आपके सारे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या बचा इसके आसपास? बस अब इसके आसपास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके आसपास बना दो। नाउ दिस इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 होता है। तो अब इसमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन ये है, और ये तुम्हारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। दिस इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए? 5 + 2 7। तो आपको बनाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 and 7। तो दिस इज हाउ योर एटम लुक्स लाइक, दिस इज हाउ योर एटम लुक्स लाइक। और इस प्रकार वो बॉन्डिंग के लिए जाने की कोशिश करेगा। तो क्या आपको पहले कर्नल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा सर एक बात और प्लीज हमें बता दो, कर्नल को पॉजिटिवली चार्ज आपने क्यों लिखा? भाई मैंने क्या बोला, कर्नल मतलब न्यूक्लियस और इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, सोडियम के न्यूक्लियस में टोटल 11 प्रोटॉन्स रहे होंगे? बिल्कुल सर 11 प्रोटॉन्स रहे होंगे। लेकिन इनर शेल में आप इलेक्ट्रॉन कितने मान रहे हो? 6 + 2 + 2 10। तो यहां पर दे रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -10 और 11 प्रोटॉन का चार्ज +11। सो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो इट विल बिकम +11 - 10। सो द नेट वैल्यू विल बी +1, यानी कर्नल पर +1 चार्ज होगा। फ्लोरीन में, भाई फ्लोरीन के न्यूक्लियस में देर आर 9 प्रोटॉन्स और इनर शेल में देर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो नेट चार्ज विल बी +7। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? पक्की बात? अच्छा, तो ये आपको लुईस ने समझाया कि भाई हर एटम को आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करना है कि इनके कर्नल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। क्या यहां तक सबको ये बात समझ में आ गई? सो बेसिकली आप लोगों ने अब ये बनाना सीख लिया कि कर्नल क्या होता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस मिलकर कर्नल बनाते हैं और उसके आसपास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ इसके बाद इन्होंने अपना पहला पॉस्टुलेट तो ये बोल दिया। सेकंड पॉस्टुलेट हमको हमारे लुईस चाचा जी ने क्या दिया? लुईस चाचा जी ने बोला दैट अराउंड कर्नल, दैट अराउंड कर्नल the electrons occupies the corners just like we saw in a cube। जिस प्रकार हम एक क्यूब को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको आपके एटम को ऑब्जर्व करना है। तो मान लीजिए ये आपका कर्नल हो गया सोडियम का, दिस इज योर कर्नल ऑफ सोडियम, ये तुम्हारे सोडियम का कर्नल हो गया। अब इस कर्नल के आसपास आपको क्यूब इमेजिन करना है ना। होगा इस क्यूब कैसा बनता है? भाई क्यूब आप अगर बनाना चाहो तो दिस इज हाउ यू विल फॉर्म क्यूब। इस प्रकार आप लोग क्यूब बनाएंगे। ब्रर 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 पैं 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 और पैं 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 पैं, ये 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 ये। अरे देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। ये ठीक है, तो ये तुम्हारा क्यूब इमेजिन हो गया। अब आपको बस ये देखना है कि कौन से एटम में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम लोगों ने कर्नल इमेजिन करा सोडियम का, तो हम लोग सब जानते हैं सोडियम के कर्नल में अंदर 10 इलेक्ट्रॉन इनर शेल की और न्यूक्लियस आ जाता है। सो बेसिकली सोडियम के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कॉर्नर को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी सारे कॉर्नर इसके वैकेंट रह जाएंगे, बाकी सारे कॉर्नर इसके वैकेंट रह जाएंगे। नाउ अगर आप यहां पर फ्लोरीन को ऑब्जर्व करें, नाउ अगर अब आप यहां पर
फ्लोरीन को ऑब्जर्व करें तो भाई फ्लोरीन के वैलेंस शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू विल ऑब्जर्व? फ्लोरीन के वैलेंस शेल में हाउ यू विल ऑब्जर्व? अब यहां पर आपको टोटल 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक कॉर्नर खाली रह जाएगा। इस प्रकार आपको लुईस ने चीज इमेजिन करने को कही। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट जो हमको हमारे लुईस चाचा जी ने बोला वो ये बोला, सीधी सी पॉइंट बोली कि भाई अब आप सोडियम को देखो, अब आप सोडियम को देखो, सोडियम के अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8 और तीसरे वाले में 1। फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन के अंदर वाले में 2 और वैलेंस वाले में 7। नाउ एक्चुअली इस ऑक्टेट का मतलब, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इन दोनों ने मिलाकर एक ऑक्टेट रूल दिया था, तो लुईस ने बोला कि दुनिया का हर एटम नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। लुईस ने क्या बोला? दुनिया का हर एटम नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। जस्ट लाइक द नोबल गैसेस, जस्ट लाइक द नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। यानी कि लुईस ने क्या बोला, इमेजिन करो तुम्हारे पास में एक क्यूब है। अब ये क्यूब अपना रूप कब लेगा? ये क्यूब अपना एक्चुअल शेप कब लेगा? जब इसके 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स होंगे। भाई एक क्यूब कब बनता है? जब क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल आ जाएं और हर पार्टिकल को हम दूसरे पार्टिकल से इस प्रकार जोड़ दें, तभी आपका एक बढ़िया सुंदर क्यूब का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इन पार्टिकल्स में से मेरे पास में यहां पर तो 4 पार्टिकल है, यहां पर 7 पार्टिकल है बस, तो ये तो कनेक्ट हो जाएगा, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्यूब अभी अधूरा है। ये क्यूब अभी अधूरा है, ये देखो, ये क्यूब अभी अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि यहां का पार्टिकल मिसिंग है। तो नोबल गैसेस को छोड़कर आपकी केमिस्ट्री के बाकी सारे एलिमेंट्स का ये क्यूब इनकम्प्लीट रहता है। मतलब कि उनके कहने का ये मतलब है कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जस्ट लाइक नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड डू नॉट शो केमिकल बॉन्डिंग, एंड दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये किसी भी प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग शो नहीं करते। भाई कोई भी चीज केमिकल बॉन्डिंग क्यों शो करेगा? कोई भी चीज केमिकल बॉन्डिंग क्यों दिखाएगा? किसी भी चीज में बॉन्डिंग कब आएगी? वो तभी आ पाएगी जब उनका वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखेगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आपको इस चीज का जवाब मिला कि मॉलिक्यूल क्यों बनता है, केमिकल बॉन्डिंग कब होती है। ये लुईस ने हमें बताया। कब बताया? 1916 में। क्या बताया? कि तुम्हारा हर एटम जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश करता है, और उस 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की कोशिश में वो केमिकल बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों करता है? उसको 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों चाहिए? क्योंकि दुनिया में जो नोबल गैसेस होती हैं, ये नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये वैलेंस शेल इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं करते। आप देखो, हीलियम आपको हमेशा अकेला मिलेगा, नियॉन आपको हमेशा अकेला मिलेगा, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब नॉन बॉन्डेड फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये स्टेबल है। तो इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आप क्या कोशिश करेंगे? नोबल गैस जैसे बनने की। मतलब सीधी सी भाषा में नोबल गैस तुम्हारे शर्मा जी का बेटा है और वर्मा जी की बेटी है। शर्मा जी का वही बेटा जो आईआईटी में चला गया है, और वर्मा जी की वो बेटी जो कि एमबीबीएस कर रही है। अब शर्मा वर्मा के बेटा बेटी का लोड तुम पर आ गया। अब तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं? बी लाइक शर्मा जी का बेटा एंड वी लाइक वर्मा जी की बेटी। वर्मा जी की बेटी को देखो, अब अपन वर्मा जी की बेटी को देखने लगेंगे तो भी हमको थप्पड़ पड़ेगा कि तू साले आवारा है क्या, लड़की को देख रहा है। तो अब क्या चाहते हो, है ना? तो एंड लड़कियों को बोलेंगे शर्मा जी के बेटे को देख, तो लड़की बोलेगी वाह, तो फिर तुमको पड़ेगी। अच्छा,
ऐसा करेगी तो फिर चाहते क्या हो, बट ठीक है। तो नोबल गैस जैसा सब बनना चाहते हैं। तो नोबल गैस जैसा बनने के लिए यहां पर आपको सोडियम क्या करता हुआ दिखाई देगा। सोडियम बोलेगा कि यार मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वैलेंस शेल में। अब सोडियम का न्यूक्लियस बोलेगा भाई साहब अपने से अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो संभलता नहीं, और तू बोल रहा है 7 इलेक्ट्रॉन और ले आ। तो ये बोलेगा कि यार 7 इलेक्ट्रॉन लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है, मेरे लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आना बहुत मुश्किल का काम है, तो क्यों ना मैं इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं। जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूंगा मेरे पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब मेरा जो वैलेंस शेल रहेगा यानी कि ये वाला, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मतलब मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मतलब मैं तो स्टेबल हो गया। वही फ्लोरीन सोचेगा कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन तो है, बस 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए बस एक बार। तो ये इलेक्ट्रॉन चला 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 और फ्लोरीन ने ले लिया, तो फ्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2s हो जाएगा। देखो इसका वैलेंस शेल का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस चक्कर में ये बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन और ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन। तो इस कैटायन और एनायन अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्स या मैं कहूं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, एंड यही फोर्स आपका बॉन्ड कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से आपको यहां पर बॉन्डिंग होती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर आपको लुईस ने बोला दैट एवरी एटम tries to complete their octet, the atom may donate except, इसने डोनेट करा, इसने एक्सेप्ट करा। अब एक शेयर वाला केस भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, और शेयर the electrons and form molecules, और ये क्या बनाता है and ultimately it forms molecule, और ये क्या बनाने लग जाता है, मॉलिक्यूल बनाने लग जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट कि भाई साहब एक्चुअली इस दुनिया में मॉलिक्यूल क्यों बनने लगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल ने सोचा कि मेरा तो ऑक्टेट पूरा है ही नहीं। हर एटम ने क्या सोचा कि मेरा तो ऑक्टेट पूरा है ही नहीं। दूसरा एटम भी बोल रहा है मेरा भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। मैंने उसको देखा तेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है, उसने मेरे को देखा हाँ हाँ आपका भी नहीं है, चलो अपन दोनों मिलकर ऑक्टेट पूरा कर ले। कैसे करोगे? मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ये बोलोगा अच्छा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, चल डोनेट कर, ट्विन मैंने एक्सेप्ट करा, ई जुड़ गए। अभी शेयर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दूंगा। शेयर वाला वैसे आपको पता है 10th में पढ़ के आए हो, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना ये आयोनिक बॉन्ड बना, आगे कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, तो हम वो भी सीखेंगे। तो लुईस ने सारी बातें हमें बता दी थी, पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, ऑन अनअकैडमी 26 सितंबर को 1 बजे होने वाला है द अनअकैडमी कॉम्बैट। गाइस ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर 9th एंड 10th क्लास लर्नर्स, जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स के कोर्स एंड सिलेबस के बेसिस पर आप लोगों को 10 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओवरऑल गाइस ये जो टेस्ट होने वाला है ये हमारी कैटेगरी आईआईटी जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएसी वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जो भी बच्चा लीडरशिप बोर्ड में आएगा, जो भी बच्चा इस स्कॉलरशिप को अचीव करेगा, उन्हें किस प्रकार से प्राइजेस मिलेंगे वो देख लीजिए। जो रैंक 1 to 3 रहेगा उसे 1 ईयर का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जो रैंक 4 to 10 रहेगा उनको 75% तक की स्कॉलरशिप। जो रैंक 11 से 50 तक आएगा उनको 50% स्कॉलरशिप है। अगर आप 51 से 100 रैंक में आते हैं सो 25% तक का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, मतलब 10 लाख तक की स्कॉलरशिप अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। संडे का दिन है, 26 सितंबर डेट है, 1 बजे टेस्ट शुरू होगा। अभी इसके लिए रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है? समझ में आ गया? चलो यहां तक कोई डाउट किसी को? सो बेसिकली लुईस ने क्या क्या बोला एक बार फटाफट से देख लो। लुईस ने बोला हर एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नल होता है,
और उसके आसपास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखते हैं कि एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब बेसिकली हर एलिमेंट इस दुनिया का ऐसा नहीं होता जिसके एटम के ये 8 कॉर्नर इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हों। तो फिर किसके होते हैं? नोबल गैसेस के। मतलब दुनिया में जो नोबल गैसेस होती है उनके आउटर मोस्ट शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स तो बाकायदा दिखाई देते हैं, मतलब उनका क्यूब पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स का नहीं। तो दूसरा एलिमेंट क्या कोशिश करता है? वो कोशिश करता है या तो मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, या तो मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं, या तो मैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूं, और इस वजह से वो अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं। ऑक्टेट का मतलब अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। ऑक्टेट का मतलब होता है अपने आउटर मोस्ट शेल में, अपने वैलेंस शेल में, अपने लास्ट वाले शेल में नोबल गैसेस की तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेना। यही कुछ आपके नोबल गैस की तरह बनने की जुगाड़ कही जा सकती है। और क्योंकि हर एटम नोबल गैस की तरह नहीं होता है, इसीलिए वो बॉन्डिंग का सहारा लेता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, एक्सेप्ट करना या शेयर करना। क्या यहां तक कोई डाउट? नाउ लुईस ने एक और चीज के बारे में हमें बताया। लुईस suggested some Lewis dot structures। लुईस ने कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स सजेस्ट करे। इनफैक्ट ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आर वेरी 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 हेल्पफुल। दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द ग्रुप वैलेंसीज। डिटरमाइनिंग द ग्रुप वैलेंसीज यानी एक ग्रुप की वैलेंसीज पता लगाने में मदद कर सकता है। एंड हाउ दे रिएक्ट या एंड हाउ दे फॉर्म ए बॉन्ड। एक बॉन्ड को ये कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ग्रुप 1 लिख लेते हैं, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। यहां पर आप देखेंगे मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहां मैं लिखता हूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहां लिखता हूं बोरॉन, एल्यूमिनियम। यहां पर मैं लिखता हूं कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। लाइकवाइज आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ ये जो मैंने सिंबल्स बनाए हैं, ये सिंबल्स नहीं, ये कर्नल बनाए हैं। ओ अच्छा, ये क्या बनाए हैं? ये कर्नल बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कर्नल बनात रहल बा। का बात करत रहली? तुम कर्नल बनात रहली? अरे अरे अरे, क्या बात है। तो ये क्या बनाए हैं गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे चमकादड़ो। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑफेंड हो जाते हैं। चमकादड़ किसको बोला बे? तू होगा चमकादड़? नहीं, प्यार से बोला। देखो, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए 1 डॉट, लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए 1 डॉट, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए 1 डॉट, पोटेशियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए 1 डॉट, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 डॉट, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 डॉट, कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 डॉट, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए 3 डॉट, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए 3 डॉट, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए 4 डॉट, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए 4 डॉट, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन इसलिए 5 डॉट, फास्फोरस के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन इसलिए 5 डॉट, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए 6 डॉट, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए 6 डॉट, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन इसलिए 7 डॉट,
क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 7 डॉट। लेकिन जब आप नोबल गैस देखेंगे तो नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 8 डॉट। एंड आर्गॉन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 8 डॉट। मतलब हर एलिमेंट ये नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। सर आपने हीलियम का क्यों नहीं लिखा? बेटा हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है। हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसलिए इसके पास में सिर्फ फर्स्ट शेल ही होता है। और फर्स्ट शेल में एस सब शेल होता है और उसमें एस ऑर्बिटल होता है। तो टेक्निकली हीलियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन नोबल गैस का यह मतलब नहीं होता, ग्रुप 18 यानी आपके नोबल गैस का यह मतलब नहीं होता कि इनका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। एक्चुअली नोबल गैस का मतलब होता है, नोबल गैस का एक्चुअल मतलब होता है दे हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल। दे हैव फुल्ली फिल्ड वैलेंस शेल, यानी इनका जो वैलेंस शेल होगा वो पूरी तरीके से भरा हुआ होना चाहिए। जैसे हीलियम का वैलेंस शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 2 के 2 भरे हुए हैं। तो दुनिया का हर एलिमेंट ये कोशिश करता है कि अपने वैलेंस शेल को वो कंप्लीट कर ले, क्योंकि हीलियम का फर्स्ट शेल ही होता है वैलेंस शेल, और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम के केस में आप जो वर्ड यूज करेंगे आप वो ड्यूप्लेट यूज करेंगे। आप ऑक्टेट ना यूज करते हुए आप ड्यूप्लेट यूज करेंगे। मतलब हाइड्रोजन क्या अपना ऑक्टेट कोशिश करता है पूरा करने की? नहीं, वो अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस शेल होता है, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल होता है फर्स्ट, और उसमें आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा। एंड गाइस दिस इज कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नाउ आप देखो एक ग्रुप वैलेंसी पता लगाने में कैसी मदद कर रहा है। भाई ग्रुप 1 की ग्रुप वैलेंसी हो गई 1, क्योंकि दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ग्रुप 2 की ग्रुप वैलेंसी हो गई 2, इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 4, इसकी हो गई वापस 3। सर 3 क्यों हो गई? अरे वैलेंस शेल में 8-5 करना पड़ेगा ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते, याद करो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में समझाया था मैंने, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है क्योंकि 7 ला नहीं सकता, ये 2 छोड़ रहा है क्योंकि ये 6 ला नहीं सकता, ये 3 छोड़ता है क्योंकि 5 नहीं ला सकता, ये वाला शेयर कर लेगा, ये वाला शेयर कर लेगा। यहां पर आपको यूजुअली शेयरिंग दिखाई देगी। फिर अब ये क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 5 थोड़ी छोड़ेगा, पागल है क्या? बोलेगा 5 है, मैं 3 ले आऊंगा कहीं से, 8 पूरे कर लूंगा। इसकी हो जाएगी 2, ये बोलेगा पागल है क्या, 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ी छोड़ूंगा, 2 लेकर आ जाऊंगा। ये बोलेगा भाई वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, एक कहीं से ले आऊंगा, और इसकी वैलेंसी 0। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा लुईस का पूरा फंडा। ये है तुम्हारा लुईस के द्वारा दिया गया पूरा का पूरा फंडा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? ना कोसेल ने भी सेम बात बोली। क्या मैं इसको रब कर दूं? कोसेल ने भी बिल्कुल सेम बात बोली, लेकिन कोसेल ने एक चीज पर थोड़ा और फोकस करा, वो था आपके आयोनिक बॉन्ड के बारे में। मतलब उन्होंने, कोसेल ने लुईस जैसी ही सारी बात करी। कोसेल ने भी यही बोला कि भाई आपके एक एटम के अंदर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की इच्छा रहती है। सो कोसेल ने क्या बोला, मैं कोसेल के भी पॉइंट एक बार छोटा सा पॉइंट यहां पर आपको सजेस्ट कर देता हूं। तो कोसेल ने क्या बोला, दैट एवरी एटम, क्या बोला कोसेल ने, मैं लिखता हूं, दैट एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट tries to fulfill the 8 electrons in its valence shell, and in order to do that, अब ये आगे लिखने से पहले कोसेल ने क्या सोचा वो देखो। कोसेल ने बेसिकली बोला that our elements are
डिवाइडेड एस एलिमेंट कुछ इस प्रकार डिवाइड होंगे। उन्होंने बोला हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बीच में नोबल एलिमेंट्स होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये नोबल एलिमेंट्स हैं, मतलब कि इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नाउ नोबल गैसेस के इस तरफ यानी ऑन द राइट साइड आपको मिलते हैं ऐसे एलिमेंट्स, आपको मिलते हैं ऐसे एलिमेंट्स दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। और नोबल गैसेस के इस तरफ आपको ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं दैट कैन एक्सेप्ट और शेयर द इलेक्ट्रॉन। मतलब कि बेसिकली यहां पर आप लोगों को मिलते हैं मेटल्स, यहां पर आपको क्या मिलते हैं, मेटल्स, और यहां पर आपको क्या मिलते हैं, यूजुअली नॉन मेटल्स। मेटल्स कैसे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मिलते हैं। और यहां पर आपको कैसे मेटल्स मिलते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इस प्रकार के एलिमेंट्स मिलते हैं। सो बेसिकली ये आपके मेटल्स और ये आपके नॉन मेटल्स। सो बेसिकली आपके मेटल्स will donate the electron to complete or fulfill the valence shell। ठीक है, तो बेसिकली क्या करने का मतलब है इसका, कौशल ने क्या बोला कि भैया ये है तुम्हारे शर्मा जी और वर्मा जी का बेटा और बेटी, ये है तुम्हारा आइडियल एलिमेंट, सब ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मेटल्स हैं, एक तरफ नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं, और ये है मेटल जो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गई। सो वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू डू दैट दे एक्सेप्ट और डोनेट द इलेक्ट्रॉन। मतलब आप खुद समझो लुईस और कौशल की बात कितनी सिमिलर है। लुईस और कौशल का कहना बिल्कुल सिमिलैरिटी रखता है, कोई इन दोनों के कहने में अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल भी नहीं है, इनका कहना एग्जैक्टली सेम है। आगे कौशल ने और बताया कि इमेजिन करिए आपके पास में कैल्शियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। नाउ इसके सामने मान लीजिए आ गया फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। नाउ इस कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कैल्शियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को डोनेट कर देगा और साइमल्टेनियसली वो इन्वायरमेंट में एक और ऐसे फ्लोरीन को ढूंढ लेगा और अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। नाउ ऐसा करने की वजह से कैल्शियम विल ऑक्यूपाई अ डाई पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन विल ऑक्यूपाई अ -1 चार्ज, फ्लोरीन विल ऑक्यूपाई अ -1 चार्ज। नाउ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कैटायन and this is positively charged anion। so basically कैटायन और एनायन के बीच में आप लोगों को यहां पर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या मैं कहूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, विच इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड।
जिसे आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। तो लेटर ऑन कोसेल का ये कॉन्सेप्ट भी बहुत काम में आने लगा, आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमें पता चलने लगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इन दोनों का कहना बिल्कुल सेम टू सेम था। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, इसके पहले वाले का भी लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा। सो अल्टीमेटली लुइस एंड कोसेल ने एक लॉ प्रपोज करा जिसे क्या नाम दिया गया? ऑक्टेट लॉ। जिसे क्या नाम दिया गया? ऑक्टेट लॉ। सो बेसिकली ऑक्टेट लॉ क्या होता है? दैट एवरी एलिमेंट ट्राइज टू फुलफिल their valence shell with 8 electrons, either by donating, accepting और शेयरिंग। यह है आपके ऑक्टेट रूल का ओवरऑल मतलब। खैर लेटर ऑन कोसेल और लुइस को यह पता चलने लगा कि हमारे ऑक्टेट रूल में कहीं कहीं पर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम डेफिनेटली आगे चल के देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बस इतनी बातें डिस्कस करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ में लैंगमुयर चाचा, कौन से चाचा? लैंगमुयर चाचा का एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है, क्या होती है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, स्पीडली कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। फिर इसके बाद आपको रेडॉक्स आएगा, हाइड्रोजन आएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, तो देखेंगे क्या करना है। बाकी मेरे पिछले साल के लेक्चर्स भी फुल फ्लेजेड तरीके से पढ़ाए हुए हैं, शानदार तरीके से पढ़ाए हुए हैं, आप चाहे तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।